वेलकम। आज के वीडियो में बात करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। ये इंटीग्रेशन से रिलेटेड पहला वीडियो है। इसमें बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन होता क्या है। तो एक बहुत ही पॉपुलर लाइन है कि इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है d/dx, उसका निकाल रहे हो आप। एक फंक्शन है कैपिटल X और फंक्शन को जब आपने डिफरेंशिएट किया तो आपको आ गया f ऑफ x, स्मॉल f ऑफ x। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप स्मॉल f ऑफ x को जो इंटीग्रेट करोगे तो आपको आएगा कैपिटल F ऑफ x। और यहाँ पे एक चीज़ और भी ऐड करना पड़ता है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों ऐड करना पड़ता है। वो ऐड करना पड़ता है c। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या हम बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और जब भी कोई हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमेशा ऐड करेंगे। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें तो आप बोलेंगे कि d/dx ऑफ, अगर f ऑफ x जो है कैपिटल F ऑफ x स्मॉल f ऑफ x है, तो f ऑफ x प्लस c को अगर आप डिफ्रेंशिएट करते तो वो आता है स्मॉल f ऑफ x। तो इसलिए अगर हम स्मॉल f ऑफ x को इंटीग्रेट करें तो हमने इन जनरल क्या मिलेगा? f ऑफ x प्लस c मिलेगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप लेते d/dx ऑफ x स्क्वायर तो आपको मिलता 2x। उसी तरह से अगर आप लेते d/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 तो भी आपको क्या मिलता? तो भी आपको मिलता 2x। आप लेते d/dx ऑफ x स्क्वायर माइनस 5 तो भी आपको क्या मिलता? तो भी आपको मिलता 2x। अगर आप लेते d/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 तो भी आपको क्या मिलता? तो भी आपको मिलता 2x। तो इसलिए अगर आप 2x को इंटीग्रेट जब करते हैं तो आपको x स्क्वायर और प्लस इन जनरल हम एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, जो कि हमारा प्रॉब्लम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हो जाएगा और इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। जो दूसरी बात है कि इस इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकली इंटीग्रेशन हमें देता क्या है, तो वो बेसिक एग्जांपल हमने लिया कि अगर आप d/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस c कर रहे हो, डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तो आपको आंसर आ रहा है 2x। और अगर आप 2x को इंटीग्रेट कर रहे हो तो आपको आंसर आ रहा है x स्क्वायर प्लस c। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपको फंक्शन मिल रहा है वो क्या है? एक फैमिली ऑफ कर्व है। अगर आपके पास केवल एक फंक्शन होता है, जैसे मैं लिख लूँ f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है? ये एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है। पर एक्स स्क्वायर प्लस c जो है वो एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि अगर आप c की वैल्यू 0 लो तो आपको जो फंक्शन मिलेगा वो मिलेगा एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ठीक है। उसी तरह से अगर आप c इज इक्वल टू 1 लो तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ है। उसी तरह से अगर आप c2 लो तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ है। अगर आप c को -1 लो तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ है। तो आप देख पा रहे हो कि आपको केवल एक कर्व नहीं मिल रहा है, बल्कि एक फैमिली ऑफ कर्व मिल रहा है। तो किसी भी इंटीग्रेशन का मतलब किसी भी फंक्शन को अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो, अगर मैं इन जनरल एक स्टेटमेंट लिखूं कि इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ dx इज इक्वल टू कैपिटल F ऑफ x प्लस c, तो जियोमेट्रिकली जो हमारा आउटकम है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपकी सहूलियत के लिए मैंने बुक से सारे रिजल्ट्स को यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 पार्ट में लिखा हुआ है। इस बात को हाईलाइट करने के लिए कि जो डिफरेंशिएशन होता है और इंटीग्रेशन होता है वो एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस होते हैं। तो इसलिए इंटीग्रल्स को हम एंटाई डेरिवेटिव भी बोलते हैं या एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। तो जैसे हमें ये रिजल्ट्स याद रखने पड़ेंगे और इसको बिना याद किए कोई भी उपाय नहीं है।
तो कहने का मतलब ये है, जैसा पहला रिजल्ट है कि अगर आप x टू द पावर n को इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। और जैसा कि मैंने बताया कि हमें हमेशा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना चाहिए। एक बात यहाँ पे स्पष्ट हो जाए कि इस केस में n माइनस 1 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर n माइनस 1 के बराबर होगा तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा। तो ये फॉर्मूला हम तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब n माइनस 1 के बराबर नहीं हो। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे ये वाले रिजल्ट को देखूँ तो ये लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू tan x। तो tan x को अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपको मिलता है सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो आपको मिलता है tan x। उसी तरह से अगर आप cosec x इंटू cot x को इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा माइनस cosec x प्लस सी। तो ये सारे रिजल्ट्स को आप नोट कर लीजिए, इस पेज पे भी जो रिजल्ट्स हैं उनको आप नोट कर लीजिए। मुझे जब भी जिस रिज़ल्ट की आवश्यकता होगी उसका मैं इस्तेमाल करूँगा, और अगर आपको लगेगा कि ये कहाँ से आया तो आप इसको अपने लिस्ट में देख सकते हैं कि हाँ ये रिजल्ट्स हैं। मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला को यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये इंटीग्रेशन का पहला क्लास है या पहला लेक्चर है, तो इसमें केवल बेसिक्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है। तो जो सबसे पहले इंटीग्रेशन मैं करने जा रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x। ठीक है, तो आप बोलोगे कि साइन 2x का इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसका थॉट प्रोसेस क्या है, आप उसको समझ लो। थॉट प्रोसेस ये है कि हमें एक फॉर्मूला पता है कि अगर हम साइन x को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें आता है माइनस कॉस x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमें साइन 2x को इंटीग्रेट करने पे अगर हम इसी के हिसाब से चलें तो हमें आना चाहिए था माइनस कॉस 2x प्लस सी, पर ऐसा लिखना गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इस बात को आप समझिए कि जब आप साइन x को इंटीग्रेट कर रहे हो तो आप उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, पर यहाँ पे आप साइन 2x को 2x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर रहे हो, साइन 2x को भी x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो जब भी x का जो कॉफिशिएंट है उससे यहाँ पे आप इसको डिवाइड कर दो। मतलब मैं आपको थोड़ा बेहतर तरीके से समझाता हूँ। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आप d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x बताइए क्या होगा, तो आप बोलोगे कि ये cos 2x होता है, और यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन हमें पता है। साइन 2x का डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले इसको 2x के रिस्पेक्ट में करना होता है और फिर 2x को x के रिस्पेक्ट में करना होता है, जो कि हमें 2 देता है। तो जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो यहाँ पे x के कॉफिशिएंट से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, पर अगर आप साइन 2x को इंटीग्रेट करोगे तो जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है यानी कि माइनस कॉस 2x, उसमें आप 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो आप ये बात समझ पाए कि जब डिफरेंशिएट करते हैं तो कॉफिशिएंट ऑफ x से हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो कॉफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करते हैं। जैसा कि दूसरा जो हमारा प्रॉब्लम है कि आप cos 3x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या लिखोगे, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो cos 3x का होगा sin 3x, पर यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है 3 है, तो आप इसको 3 से डिवाइड करोगे और यहाँ पे कांस्टेंट को ऐड करोगे। मान लो आपको इंटीग्रेट करना है e टू दी पावर 2x dx, तो क्या करोगे, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन होता है e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर 2x का होगा e टू दी पावर 2x, पर 2x में x का कॉफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे आप 2 से डिवाइड करोगे। उसी तरह से आपका इंटीग्रेशन है ax प्लस बी होल स्क्वायर dx। तो अब आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, चूँकि आप ये पहला वीडियो देख रहे हो इंटीग्रेशन का, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा असहज हो, पर मैं आपको बताता हूँ कि जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं x को तो हमारा x टू दी पावर n को, तो हमारा फॉर्मूला है x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, पर यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे ax प्लस b है। ठीक है, तो ax प्लस b को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको आएगा ax प्लस b टू दी पावर, जैसा कि x टू दी पावर n को करने पे x टू दी पावर n प्लस 1 आ रहा था, तो यहाँ पे ax प्लस b स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर का पावर 1 बढ़ जाएगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा यानी कि 3, और इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे और प्लस c। पर यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान आप ये दो कि जैसा डिफ्रेंशिएशन में होता था कि आप अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते, मैं थोड़ा सा
बेहतर तरीके से समझा रहा हूँ आपको। जैसे कि मान लो आप इसको डिफ्रेंशिएट करते, डी वाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर निकालते, तो आप कैसे कैसे करते? पहले आप इसको लिखते 2 टाइम्स ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इसको ए एक्स प्लस बी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते, और फिर ए एक्स प्लस बी को जब आप डिफ्रेंशिएट करते तो ए एक्स में एक्स का कॉफिशिएंट ए है तो आप इसको ए से मल्टीप्लाई करते, और बी चूँकि कांस्टेंट है तो 0 हो जाता। तो उसी तरह से जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो यहाँ पे, तो ए का जो कॉफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ए एक्स प्लस बी क्यूब, मैं लिख देता हूँ दोबारा, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी टू द पावर 3 बाई 3a प्लस सी, ठीक है। तो जो x का कॉफिशिएंट होता है उससे हमें डिवाइड करना होता है, ये मेन आइडिया हम यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे 6th प्रॉब्लम को करते हैं। तो 6th प्रॉब्लम है हमारा 4e टू द पावर 3x प्लस 1 dx। अब जैसा डिफ्रेंशिएशन में होता है कि अगर आप दो फंक्शन आपका मान लो है f(x) और g(x), और अगर आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो f ऑफ x प्लस g ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये इंटीग्रेशन का रूल है कि आप इनको सेपरेट करके इंटीग्रेट कर सकते हो। पहले f ऑफ x को कर सकते हो और फिर आप g ऑफ x को कर सकते हो। तो यहाँ पे भी मैं वही करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं 4 टाइम्स e टू द पावर 3x को पहले इंटीग्रेट करूँगा x के रेस्पेक्ट में, और फिर 1 को इंटीग्रेट करूँगा x के रेस्पेक्ट में। इंटीग्रेशन में भी वही रूल होता है कि आपका जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन में भी कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता था। अब e टू द पावर 3x है तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x। e टू द पावर 3x का क्या होगा, e टू द पावर 3x, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, वो है 3, तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, और प्लस यहाँ पे dx है तो इसका इंटीग्रेशन ऑफ 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 जो होता है वो x होता है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये मैं यहाँ पे फॉर्मूला की मदद से लिख रहा हूँ, आप ये फॉर्मूला को यहाँ पे देख लीजिए कि जब आप dx को इंटीग्रेट कर रहे हो तो आपको x आ रहा है, क्योंकि जब आप x को डिफ्रेंशिएट करते हो तो 1 आता है, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी देख सकते थे कि ये 1 है तो बेसिकली क्या है, x टू द पावर 0 dx है, तो x टू द पावर 0 dx को करोगे तो x टू द पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1, तो यानी कि क्या आएगा, x आएगा। तो बेसिकली आप याद रखो कि जब आप dx को इंटीग्रेट कर रहे हो तो आपको x आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब मान लो मुझे क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे करना है। क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर हम 7 करते हैं। तो 7 में क्या है, 7 में है हमारा एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जैसे डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता था तो हम बाई पार्ट्स लगाते थे, नॉट बाई पार्ट्स क्या बोलते थे उसको, प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे भी कुछ होता है ऐसा जिसको हम कर सकते हैं, तो हाँ ऐसा होता है, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। पर फिलहाल हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल हमें बस बेसिक यहाँ पे एक मैनिपुलेशन करना है कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, और 1 एक्स स्क्वायर और 1 बाई एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 1 आएगा, उसका भी इंटीग्रेशन जानते हैं। तो क्यों ना हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो बेसिकली जो फंडामेंटल आइडिया है वो ये है कि आप उस फंक्शन को ऐसे लिखना चाह रहे हो कि वो इंटीग्रेबल हो जाए, वो इंटीग्रेबल हो जाए। इससे मेरा मतलब ये है कि वो इस तरह से फंक्शन आ जाए कि जिसके लिए हमारे पास एक रेडीमेड या डायरेक्ट रिज़ल्ट अवेलेबल हो। अब वो कैसे ध्यान में रहेगा, उसके लिए आपको सारे रिजल्ट्स जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं इनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन के और भी फॉर्मूले हैं जो कि जैसे जैसे मैं अगले वीडियोस में जाऊँगा या आने वाले वीडियोस में उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल मैं बेसिक्स रिजल्ट से शुरू कर रहा हूँ। तो ये जो है वो एक्स स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर को किया तो 1 और dx। फिर से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को हम अलग से इंटीग्रेट कर सकते हैं, और 1 का मतलब क्या है कि 1 dx या जस्ट dx। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स टू द पावर 3/3। क्या करते हैं, एक पावर 2 का बढ़ा देते हैं और उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं। कौन से रिजल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं,
इस रिज़ल्ट का कर रहे हैं। x टू द पावर n को इंटीग्रेट करने पे x के पावर को 1 बढ़ा दिया और जो बढ़ा हुआ पावर है उसी से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे माइनस 1 dx है या जस्ट dx है, तो इसको हम लिखेंगे x और प्लस c। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को किया। आइए बाकी के क्वेश्चंस भी करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मैं अब क्या करने वाला हूँ, मैं 8th प्रॉब्लम को आपके लिए छोड़ता हूँ, ये 9th को भी आपके लिए छोड़ता हूँ। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और बाकी देखता हूँ। पहले 10 से शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 10 को करता हूँ। जो प्रॉब्लम्स मैंने आपके लिए छोड़े वो आपको ज़रूर करने चाहिए। तो ये 10th प्रॉब्लम क्या है? 10th प्रॉब्लम है इंटीग्रेट अंडर रूट एक्स माइनस 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो अगेन आपको लग रहा होगा कि ऐसा तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें हम एक चीज़ ये कर सकते हैं कि हम सबसे पहले a माइनस बी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करके इसको स्क्वायर को ओपन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि शुरुआत में जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो आपको हो सकता है कि थोड़ा चैलेंज आए, आपको लगे कि मैंने क्यों स्क्वायर कर दिया या मैंने कुछ और क्यों नहीं किया। तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से आती है। अगर आप बहुत सारे इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम करते हो तो आपको एक इंट्यूशन डेवलप हो जाता है जिसकी मदद से आप ये समझ पाते हो कि यहाँ पे ये स्टेप करना जो है ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर होगा x प्लस 1 बाई एक्स, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab हो जाएगा -2 और यहाँ पे आ जाएगा dx। अब x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? आप यहाँ पे देखो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड एक्स प्लस सी, log ऑफ मॉड एक्स। और फिर 2, तो 2 है तो -2 तो बाहर आ गया कांस्टेंट है, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, तो हमने लिखा और बाद में हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दिया। कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि आप x को इंटीग्रेट करते तो यहाँ पे कांस्टेंट ऐड करते, फिर 1 बाई एक्स को करते तो यहाँ पे ऐड करते, फिर 2 को करते तो यहाँ पे ऐड करते, तो आपने 3 कांस्टेंट क्यों नहीं ऐड किया? तो चूंकि ये कांस्टेंट आर्बिट्रेरी है, अगर हम पहला कांस्टेंट c1 ऐड करते, दूसरा c2 ऐड करते और तीसरा c3 ऐड करते तो ये तीनों मिलके हम उन तीनों को एक कांस्टेंट c से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसलिए बजाय कि हम 3 कांस्टेंट लिखें, हम अंत में बस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिख देते हैं जो कि उन तीनों के बदले अपना काम कर देता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पे एक चीज़ आप समझो कि ये जो प्रॉब्लम है इसमें अगर आप डिफरेंशिएशन के माइंडसेट से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये fx बाई gx टाइप का है और क्या हमारे पास ऐसा कोई रूल होता है? तो अनफॉर्चुनेटली इंटीग्रेशन में u बाई v टाइप का कोई रूल नहीं होता। पर एक चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, टर्म्स को सेपरेट कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और जो हमारा नेक्स्ट टर्म है उसको लिख सकते हैं -4 बाई एक्स स्क्वायर। तो सेपरेट करने का क्या फ़ायदा हुआ? अब आप हर बार ये सवाल पूछा जा सकता है कि फ़ायदा क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं जो थोड़ा इंक को और डार्क कर दूं तो वो ज़्यादा बेहतर है, जैसा मैं पहले लिख रहा था। तो उसका फ़ायदा ये है कि ये एक्स क्यूब बाई एक्स जो है वो आ जाएगा x, ये 5x स्क्वायर प्लस बाई एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा -4 x टू दी पावर -2 dx। अब ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि हमें ये इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया। इंटीग्रेबल फॉर्म में आने का क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि हमें एक फॉर्मूला पता है x टू दी पावर n dx।
तो जब भी हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन हो जिसमें x का कुछ पावर हो, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो, केवल -1 नहीं होना चाहिए, तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला सबसे पहले हम x पे इस्तेमाल करेंगे। तो x का पावर 1 है तो पावर को 1 बढ़ाना है, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और फिर हम 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर 5 है तो 5 तो कांस्टेंट है तो ये ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे 5 dx है तो इसका इंटीग्रेशन dx का x हो गया, और -4 और x⁻² है तो x⁻² का मतलब क्या हुआ कि -2 + 1 अगर आप करोगे तो -1 आएगा, और फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा -1 से, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लिखना पड़ेगा। तो इसको आप दोबारा लिख सकते हो x² 2 + 5x और -- 4x और +c। तो आगे से हम इस बात को एज ए फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं कि जब भी हमारे पास 1/x² को इंटीग्रेट करना हो, इसको हम लिख सकते हैं -1/x। ठीक है, वही हमने यहाँ पे देखा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 भी कर लिया। अब उसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर को 12 को भी कर सकते हो। 12 में क्या है कि आपको x³ लिखना है। तो ये पावर 3 है और नीचे पावर 1/2 है, तो ऊपर पावर क्या आ जाएगा, ऊपर पावर आ जाएगा आपका 5/2। लाइए मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। तो मैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा था, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करता हूँ। यहाँ पे क्या है कि इसको 3 टर्म्स हैं, तो इसको भी मैं अलग अलग लिख लेता हूँ। इसको मैं लिख लेता हूँ x³ √x प्लस 3x √x और प्लस 4/√x, और इस तीनों को मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करता हूँ। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पे ध्यान से समझिए कि x³ है यानी कि पावर 3 है, और नीचे क्या है x√x है यानी कि पावर 1/2 है। तो अगर आप 3 में से 1/2 को माइनस करोगे तो आपको क्या आएगा, 5/2 आएगा, तो ये x⁻5/2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 यहाँ पे x है और नीचे x⁻1/2 है, तो 1 - 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2, एंड प्लस 4 नीचे 1/2 है तो ऊपर में -1/2, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, dx हो गया। ठीक है, अब x⁻5/2 को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ये 5/2 + 1 यानी कि 7/2 हो जाएगा, और 7/2 से आपको डिवाइड भी करना है यानी कि 2/7 से आपको मल्टीप्लाई करना है, प्लस 3 x⁻1/2 है तो इसको आप 1 ऐड करोगे तो पावर आ जाएगा 3/2, और 2/3 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर 3/2 से इसको डिवाइड करना है तो उसका सेम ही मतलब हुआ कि आप 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो, और 4 है x⁻−1/2 है तो उसमें अगर आप 1 ऐड करोगे तो ये प्लस 1/2 हो जाएगा, और नीचे 1/2 से डिवाइड करना है यानी कि ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मैं इसको साफ से लिख देता हूँ, तो ये आ गया 2/7 x⁻7/2। ठीक है, प्लस ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, प्लस 2 x⁻3/2 और प्लस 4 × 2 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 8 x⁻1/2 प्लस c। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या आंसर को ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको और भी बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। बेहतर तरीके से मतलब मेरा मतलब है कि आप इसको लिख सकते हो 2/7 x⁻7/2, तो 7/2 कितना हो गया, 3.5, तो आप लिख सकते हो x³ यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 x⁻3/2 को लिख सकते हो x√x, और यहाँ पे आप लिख सकते हो 8√x और प्लस c, और फिर से आप √x को कॉमन लेके भी लिख सकते हो, बस वो अरेंज करने वाली बात है, उसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब ये 13th और 14th है, तो इसमें से मैं 13th प्रॉब्लम को आपके लिए कर देता हूँ। तो जो हमारा 13th प्रॉब्लम है वो बड़ा ही अच्छा है। इसमें x³ - x² प्लस x - 1 है, और इसको हमें डिवाइड करना है x - 1 dx। तो अब आप इसको सेपरेट करोगे तो फ़ायदा नहीं होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि x³ x - 1 जैसा हम पहले कर रहे थे, तो ऐसा करने की बजाय एक चीज़ यहाँ पे स्मार्टली आप देख पाओगे कि इन दोनों टर्म से अगर आप x² कॉमन लो तो आपको ब्रैकेट के अंदर बचेगा x - 1, और वहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास x - 1 है, और इस पूरे क्वांटिटी को डिवाइड किया गया है x - 1 dx से। तो
x माइनस वन कॉमन होने के बाद कैंसिल हो जाएगा। मैं इसको लिखता हूँ x माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन और डिवाइड किया x माइनस वन डी एक्स। तो x माइनस वन कैंसिल। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स बचा। एक्स स्क्वायर दोबारा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो आ जाएगा एक्स टू द पावर 3/3 और इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स यानी कि डी एक्स ये होता है एक्स और प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो गया। अब कोई ये पूछ सकता है कि आपको पता कैसे चल रहा है कि ये करना है। तो ये इसका बहुत ही डायरेक्ट आंसर तो मैं नहीं दे पाऊँगा। बस ये है कि हमें जो बेसिक रिजल्ट्स हैं इंटीग्रेशन के वो पता है और फिर हमें बेसिक मैनिपुलेशन पता है कि हम अगर आप इनको ऐसे करें तो वो जो फंक्शन है वो इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाएगा, तो हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 को मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ कि क्या क्या करना है कि आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। तो या मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है अंडर रूट एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3dx। तो क्या करना होगा, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3 और पावर 1/2 और पावर 2, तो 2 प्लस 1/2 मीन्स 5/2 प्लस यहाँ पे 2 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2 और यहाँ पे 3x टू द पावर 1/2 dx। अब बस वही सेम फार्मूला, 3 कांस्टेंट 5 टू द पावर 2 हो जाएगा 7/2 और 7/2 से डिवाइड करने की बजाय 2/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे है 2 x टू द पावर 3/2 क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 1 यानी कि 5/2। 5/2 से हमें डिवाइड करना होता है यानी कि हमें 2/5 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस 3 x टू द पावर 1/2 हो जाएगा पावर 3/2। 3/2 से हमें डिवाइड करना है यानी कि 2/3 से मल्टीप्लाई करना है और सबके बाद एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देना है। ठीक है, अब आप इसको बाकी अरेंज करके लिख लो अच्छे से, वो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लिख पाओगे। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, तो 16 तो बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, फॉर्मूला बेस्ड है। यहाँ पे 2x है तो 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन हमें पता होता है वो होता है x²/2। उसके बाद है -3 cos x, तो -3 तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन के क्योंकि कांस्टेंट है। cos x का इंटीग्रेशन मुझे पता है वो होता है sin x और यहाँ पे है e टू द पावर x, उसका भी इंटीग्रेशन हमें पता है e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होता है और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड करेंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा x² - 3 sin x प्लस e टू द पावर x और प्लस c। ठीक है, ये प्रॉब्लम आप कर पाओगे। ये प्रॉब्लम एक फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो इसमें क्या है कि sec x है और sec x प्लस tan x है, तो इसको हम लिख सकते हैं sec x और sec x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा sec² x और प्लस sec x इंटू tan x। ठीक है, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec² x का इंटीग्रेशन होता है tan x और sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है वो होता है sec x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब कोई पूछ सकता है कि आपको पता कैसे चला, तो हमारे बैक ऑफ माइंड में ये है कि sec² x अगर हम इसको लिख दें तो हम उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे और इसको अगर हम sec x इंटू tan x लिख दें तो हम उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमें वहाँ से देख के पता चल रहा है। अब ये क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ पे 19 में है sec² x बाई cosec² x। तो इसको कैसे करोगे आप? अगर इसको आप देखो तो आप इसको डायरेक्ट तो नहीं कर सकते। इसमें एक चीज़ है कि cosec² को अगर आप ऊपर ले जाओ तो sin² x हो जाएगा और ये नीचे आके cos² x हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, वन ऑफ द गुड प्रॉब्लम इन दिस वीडियो। तो इसको आप रीअरेंज करो। इसको मैं लिख देता हूँ sin² x और डिवाइडेड बाई cos² x। आप एग्री करोगे क्योंकि sec² x क्या होता है 1/cos² x होता है, तो 1/cos² x करेंगे तो ये नीचे चला गया और यहाँ से sin² x बन के वो ऊपर चला गया और ये हो जाता है हमारा tan² x
पर tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो हमें पता नहीं, पर हमने ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा है। कौन सा फार्मूला पढ़ा है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होता है। तो अगर हमारे पास टैन स्क्वायर एक्स है तो उसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब आप दोबारा ये सवाल कोई पूछ सकता है कि ऐसा क्यों लिखेंगे। ऐसा इसलिए लिखेंगे कि सेक स्क्वायर को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, टैन स्क्वायर को हमारे पास इंटीग्रेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि आप फंक्शन को ऐसे लिखते हो कि वो इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाए। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है वो होता है tan x, और 1 का इंटीग्रेशन हमें पता है वो होता है x, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक सवाल और है जो कि मैं आपको छोड़ रहा हूँ, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स करना है, जो कि 2 सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेबल हो जाएगा। और यहाँ पे साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स है, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स टैन एक्स हो जाएगा, और एक कॉस एक्स एक्स्ट्रा आएगा तो वो सेक एक्स हो जाएगा। तो दोनों के लिए आपको फॉर्मूला है। तो हिंट क्या है, सेपरेट द न्यूमरेटर, 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ओके। अब 2 मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन है। द एंटायर डेरिवेटिव ऑफ दिस इज इक्वल टू, तो ये एक्स टू द पावर 1/2 हुआ। स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ, एक्स टू द पावर 1/2, तो एक्स टू द पावर 1/2 और प्लस 1/√x यानी कि एक्स टू द पावर माइनस 1/2, इसको इंटीग्रेट करना है। हमने जस्ट प्रॉब्लम को दोबारा लिख लिया, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा एक्स टू द पावर 3/2 और इंटू 2/3, और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा एक्स टू द पावर 1/2 और इंटू 2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2/3 x √x, और इसको हम लिख सकते हैं 2 √x प्लस c। हमारा आंसर किस फॉर्म में दिया गया है, 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस 2x टू द पावर 1/2 प्लस c। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज़ ओके। या अब ये भी नहीं, ये 2/3 नहीं 3/2 है, तो सी करेक्ट ऑप्शन होगा। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस सच दैट एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज एफ ऑफ एक्स। तो देखो यहाँ पे दिया गया है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, वो है 4x³ माइनस 3/x टू द पावर 4, ठीक है। और आपको एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो एफ ऑफ एक्स आप क्या निकालोगे, आपको पता है कि अगर आपको एफ ऑफ एक्स निकालना है तो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के इन्वर्स प्रोसेस होते हैं। तो अगर हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें ये आ रहा है, तो ये लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4x³ माइनस 3/x टू द पावर 4 को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 4 तो एज सच कांस्टेंट है, x टू द पावर 3 हमारा हो जाएगा x टू द पावर 4/4, और माइनस 3 तो कांस्टेंट है। x टू द पावर 4 का मतलब है x टू द पावर माइनस 4, तो x टू द पावर माइनस 4 का मतलब है कि आप माइनस 4 प्लस 1 करोगे तो माइनस 3 और बाई माइनस 3 और फिर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ से 4 कैंसिल हुआ, यहाँ से 4 कैंसिल हुआ, यहाँ से 3 कैंसिल हुआ, यहाँ से 3 कैंसिल हुआ। तो यहाँ पे क्या आएगा, जगह यहाँ पे नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा x टू द पावर 4 प्लस ये माइनस है और ये माइनस है 1/x टू द पावर 3 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारा क्या आया, ये हमारा आया f ऑफ x, पर हमें f2 दिया गया है। तो f2 से हमें क्या होगा कि हमें इस c की वैल्यू पता चल जाएगी। तो अगर मैं f2 लिखूँ तो क्या होगा इस फंक्शन में, 2 टू द पावर 4 यानी कि 16 और 1/2 टू द पावर 3 यानी 1/8 और प्लस c। पर यहाँ पे ये 0 के बराबर दिया गया है, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आएगी, 16 प्लस 1/8 तो 128, 129, तो माइनस 129/8, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, x4 प्लस 1/x³ माइनस 129/8, ओके। तो बाकी तो करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसमें बहुत सारे बेसिक्स प्रॉब्लम किए हैं इंटीग्रेशन के।
जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के प्रॉब्लम्स करूँगा। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाला वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन होंगे। हो सकता है सब्स्टिट्यूशन का एक से ज़्यादा वीडियो बनाना पड़े, पर एक चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि इंटीग्रेशन पे मास्टरी आपको वीडियो देख के नहीं आएगी, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके आएगी। पर अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अगर आप +2 में हैं या +2 के बाद आप इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, कहीं भी मतलब मैथ्स के मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पे फुलफिल किया जाएगा। आने वाले समय में ये चैनल पूरे तरह से मैथमेटिक्स के लिए एक फुल फ्लेज्ड चैनल हो जाए, ऐसी कोशिश रहेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड टेक केयर।